गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीश नैन पर। हम 11th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। आज हम उसका 4th पार्ट करते हैं। तो आज के पार्ट के हमारे मेन टॉपिक रहेंगे प्लेट बाउंड्रीज। कौन कौन सी पढ़ेंगे इनके अंतर्गत? डाइवर्जेंट बाउंड्री, अपसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री रहेगा हमारा अभिसरण सीमा, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज रूपांतर सीमा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, प्लेटों की जो प्रवाह करने की दरें क्या हैं। फोर्स फॉर दी प्लेट मूवमेंट, प्लेटों को संचालित करने वाले बल कौन से हैं। और लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, कि जो भारतीय प्लेट का संचलन कैसे हुआ है। तो देखिए, जो हमारा पूरा का पूरा स्थलमंडल है, लिथोस्फीयर है, वह अनेक छोटी छोटी प्लेटों में बंटा हुआ है। छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, अनेक पार्ट हम कह सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बंटा हुआ है। और उन पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। देखिए, जैसे ये बाउंड्री दिखाई गई हैं, तो ये क्या है? अलग अलग प्लेट है। जैसे हम देख सकते हैं, ये वाली अगर बात करें तो ये वाली हो गई यूरेशियाई प्लेट हो गई, ये वाली हो गई अफ्रीकन प्लेट हो गई हमारी, ये होगी साउथ अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये ऊपर वाली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यहाँ से होते हुए ये पैसिफिक प्लेट हो गई। तो इस तरह से पूरी के पूरा जो लिथोस्फीयर स्थलमंडल है वो अनेक छोटे छोटे अनेक पार्ट में डिवाइड है। उन्हीं पार्ट को क्या कहते हैं? प्लेट कहा जाता है। तो हमारी अर्थ पर जो ये प्लेटें हैं, इनमें चेंज होते रहते हैं। इनमें क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, कि ये इधर से उधर सरकती रहती हैं। तो इनके सरकने का मुख्य कारण क्या होता है? इनके सरकने का मुख्य कारण है आपके मेंटल भाग में चलने वाली कन्वेक्शन करंट संवहन धाराएं, जो ये इस तरह से मूवमेंट कर रही हैं। ये आपका मेंटल है। ऊपर वाला जो ये वाला भाग है, ये वाला है आपका लिथोस्फियर, जो ऊपर वाला है आपका। उसके बाद जो नीचे वाला ये वाला भाग है आपका, ये है आपका मेंटल। और जो बिल्कुल नीचे वाला ये वाला भाग है, ये है आपका कोर। तो देखिए, जो क्रस्ट है आपकी, वो है ऊपर वाला, ये वाला भाग क्या है आपका? लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है। उसके बाद स्थलमंडल के नीचे ये मेंटल भाग में ये चल रही हैं आपकी कन्वेक्शनल करंट संवहन धाराएं। इनकी डायरेक्शन देख सकते हो, अलग अलग मिलेगी आपको। कहीं पर तो ये एक दूसरे के पास जा रही हैं, एक दूसरे के दूर जा रही हैं। कहीं पर ये एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के पास आती जा रही है। इन्हीं संवहन धाराओं के कारण जो लिथोस्फीयर पर प्लेट्स हैं, उनमें मूवमेंट होती रहती हैं, वो इधर से उधर जाती रहती हैं। अगर संवहन धाराओं की राइजिंग लिम्ब है, राइजिंग मतलब ऊपर उठने वाली लिम्ब, ये ऊपर उठने वाली लिम्ब है, जैसे यहाँ पर ये ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने वाली लिम्ब है, तो वहाँ पर क्या होगा? ये प्लेट को एक दूसरे से दूर ले जाएगी। ये यहाँ पर क्या मूवमेंट होगी? यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाएगी दो भागों में। अगर उनका डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला, तो यहाँ पर क्या होगी? दो प्लेटें एक दूसरे की आमने सामने आ जाएंगी। यहाँ तो ऐसे मूवमेंट, और यहाँ पर एक प्लेट इस तरह से जा रही है। तो इन्हीं संवहन धाराओं के कारण प्लेटों में मूवमेंट होती है। और इस तरह से प्लेट्स में तीन तरह से इंटरेक्शन होता है, और तीन तरह की मुख्य प्लेटें पाई जाती हैं। तो जो मुख्यतः प्लेट गति की दिशा के आधार पर, कि किस दिशा में गति कर रही है, उसके आधार पर प्लेटों की तीन प्रकार की सीमाएं पाई जाती हैं। पहली है आपकी अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कि दोनों प्लेटें किस डायरेक्शन में चलेंगी? इस डायरेक्शन में, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। दूसरी है अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होगा? प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगी, एक ही डायरेक्शन में दोनों प्लेट आएंगी। इसमें क्या है? इसमें तो यहाँ से एक दूसरे से अपोजिट गई हैं, इसमें क्या एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और तीसरी होती है रूपांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें ना एक दूसरे से दूर जाएंगी, ना एक दूसरे के पास आएंगी। इसमें एक दूसरे के आसपास से प्लेटें मूव करेंगी। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, कि एक क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के आसपास से प्लेटें निकल जाएंगी।
तो मुख्यतः इन 3 तरह की सीमाएं प्लेट बनाती हैं। तो आइए पढ़ते हैं तीनों के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की, कि जब जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं और बीच में नई क्रस्ट का निर्माण होता है, कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका लिथोस्फीयर है, यहाँ पर ये लिथोस्फीयर है और इसके नीचे यहाँ पर क्या चल रहे हैं, कन्वेक्शन सेल चल रही हैं। ऐसे कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं तो क्या करेंगी, ये कन्वेक्शन सेल इस वाले भाग पर प्रेशर डालेंगे, ये वाला तो इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला इस तरफ खींचेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला भाग बीच में से यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट गया। तो जो ये वाला भाग जो इस तरफ जा रही थी कन्वेक्शन करंट, वो तो ऐसे चल रही थी, ये वाली ऐसे चल रही थी, बीच में से ये भाग टूट गया तो क्या करेगी, ये वाली तो इस भाग को इस तरफ ले जाएगी और ये वाली इस भाग को इस तरफ ले जाएगी और बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा और यहाँ से नीचे मैग्मा इस भाग में आकर ऊपर भर जाएगा आपका। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अपसारी प्लेट कहा जाता है। एक ये हो गई, एक ये हो गई। और इन प्लेटों के किनारों को, इन प्लेटों के ये किनारे हैं जो, इन्हें कहा जाता है अपसारी किनारे या डाइवर्जेंट बाउंड्री। देखिए इसमें समझ, जो नीचे वाला है ये मेंटल है आपका, ये नीचे वाला भाग क्या है, ये मेंटल। यहाँ पर ऐसे कन्वेक्शन सेल चले हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्रस्ट को क्या किया, यहाँ पर प्रेशर डाला, यहाँ से इसको तोड़ दिया, ये वाला प्लेट इस तरफ चली गई, ये वाली प्लेट इस तरफ जाने लगी और बीच में जो यहाँ दरार हो गई नीचे से, तब तो मैग्मा क्या हुआ, इस दरार को भरने के लिए ऊपर आ गया और इस वाले भाग में क्या होने लगा, ज्वालामुखी क्रिया होने लगी और नीचे से निकलकर आपका मैग्मा यहाँ पर जमने लगा। तो ये कहलाती है आपकी अपसारी प्लेट, कि दो प्लेटें जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं उन्हें अपसारी प्लेट कहा जाता है और उन्हीं प्लेटों के किनारों को अपसारी किनारे कहा जाता है। तो ये जो प्लेट की जो कन्वेक्शनल करंट हैं, इनकी जो ये लोकेशन है, ये अलग अलग जगह पर पाई जा सकती है। हो सकता है ये कि महासागरों के नीचे हो सकता है ये आपके महाद्वीपों के नीचे हो। तो दोनों जगह पर अलग अलग इनका काम होता है। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहले, अगर अपसारी सीमा ओशैनिक क्रस्ट में बने तो, कि जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो अगर आपकी महासागरों के नीचे हो तब क्या होगा। तो देखिए, ये आपके महासागर हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी एक महासागरीय प्लेट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी प्लेट है, एक आपकी महासागरीय प्लेट है पूरी की पूरी। और जो अपसारी किनारा यहाँ बन रहा है, ऐसे महासागरों के नीचे ऐसे मेंटल भाग में कन्वेक्शन करंट चल रही हैं आपकी, ये डायरेक्शन है इनकी। तो क्या करेगी, यहाँ पर प्रेशर डालेगी, प्रेशर से क्या हो जाएगा, ये प्लेट यहाँ से ये इस तरफ खींचेगी, ये इस तरफ खींचेगी और यहाँ बीच में से क्या हो जाएगी, ये दो टुकड़ों में टूट जाएगी आपकी। तो प्लेटों के विपरीत दिशा में जाने पर उनके बीच अंतर आ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये टुकड़ा इस तरफ चला गया और ये वाला टुकड़ा इस तरफ चला गया, अपसरण हो गया इनका। और बीच में क्या हो गया, यहाँ पर इस वाले भाग में क्या आ गया, दोनों प्लेटों के बीच में अंतर आ जाता है, खाली जगह मिल गई। तो जो गहरा मेंटल भाग है, मेंटल भाग में क्या है आपकी मोल्टन रॉक्स है, पिघली हुई चट्टानें हैं, उनको बाहर आने के लिए रास्ता मिल गया। तो गहरे मेंटल से तप्त मैग्मा ऊपर उठता है और इस गैप और दरार में भर जाता है। यहाँ पर ये मैग्मा ऐसे भर जाता है और यहाँ पर क्या करता है, नई क्रस्ट का निर्माण करता है। तो क्या करेगा, अब यहाँ भर गया, ये इसको इस तरफ धकेलेगा, ये इसको इस तरफ धकेलता रहेगा और यहाँ पर आपका मैग्मा जमा होता जाएगा। तो इस प्रकार अपसारी सीमाओं में नवीन रचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है। अब नवीन रचनात्मक प्लेट का निर्माण हुआ है तो इसी कारण अपसारी किनारों को रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है, कि किसी न किसी की रचना हो रही है यहाँ पर। ये थी आपके महासागरीय भागों के नीचे, कि अगर अपसारी सीमा कहाँ हो, महासागरीय प्लेट के नीचे हो तो क्या होगा। तो उससे क्या होगा, प्लेट दो भागों में बंटेगी,
बीच में से मैग्मा बाहर आएगा और मध्य महासागरीय कटक के रूप में मिड ओशियनिक रीज की छोटी छोटी यहाँ पर ऐसे पहाड़ियों की एक श्रृंखला सी बन जाएगी सारे के सारे, जहाँ जहाँ ये सीमा बनेगी इस डायरेक्शन में, तो वहाँ पर क्या मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे सामने मध्य अटलांटिक कटक। जो मध्य अटलांटिक कटक मिड ओशियनिक रीज है, ये सारी की सारी कौन सी डाइवर्जेंट बाउंड्री के ही एग्जाम्पल है, जो कहाँ है महासागरों के अंदर है। तो यहाँ पर क्या ये मिड ओशियनिक रीज बनी है, क्योंकि ये वाली प्लेट इस तरफ जा रही है, ये वाली प्लेट इस तरफ जा रही है, तो इन डायरेक्शन के कारण यहाँ पर क्या है नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। दूसरा बात करें, अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे हो तब क्या होगा। तो देखिए कहाँ पर है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, जो आपके महाद्वीप हैं उनके नीचे अगर ये डाइवर्जेंट बाउंड्री हो संवहन धाराओं की, या कन्वेक्शनल करंट डाइवर्जेंट रूप से चलें, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिम्ब है, कि जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट थी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके नीचे जो कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिम्ब है, कि यहाँ पर इस तरह से कॉन्टिनेंट था, उसके नीचे इस तरह से कन्वेक्शन सेल चल रहा है, तो तब क्या होगा। तो राइजिंग लिम्ब है तो वह महाद्वीपीय क्रस्ट पर क्या करेगी, यहाँ पर दबाव डालेगी, और इस वजह से उस स्थान पर महासागरीय क्रस्ट में क्या आ जाएगी, दरार आ जाएगी, और उस वजह से वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस हो गए। हम भी महसूस करते हैं कि हम स्थल भाग पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। तो इन भूकंप के झटकों का एक मुख्य कारण क्या है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो हमारे महाद्वीप हैं, उनके नीचे कहीं ना कहीं कन्वेक्शनल सेल के राइजिंग लिम्ब हैं, और वो राइजिंग लिम्ब कि ऊपर उठते हुए लिम्ब वो क्या करते हैं, वो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को तोड़ने के लिए दबाव डालते हैं, और उसी दबाव के कारण हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या लगते हैं, भूकंप के झटके लगते हैं। झटका आने के बाद रुक जाता है कुछ टाइम के बाद। अगर वहाँ पर जो कन्वेक्शनल सेल और भी ज़्यादा एक्टिव हो, कि यहाँ पर ये वाली प्रोसेस चलती ही रहे, रुके ही ना, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू यहाँ पर चलती रही, तो वह हमारे महाद्वीपीय क्रस्ट, जो हमारा महाद्वीपीय भाग है, उसको क्या कर देगा, यहाँ बीचों बीच से तोड़ देगा। भूकंप के झटके लगे थे, पहले क्या आए थे, दरार आई थी थोड़ी सी, और उससे क्या लगे थे, भूकंप के झटके महसूस हुए थे। अगर कन्वेक्शन सेल और भी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, झटके आने के बाद भी यहाँ पर ये प्रोसेस चलती रहती है, तो क्या होगा, हमारा जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो दो भागों में टूट जाएगा हमारा। तो इस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक तनाव बढ़ जाएगा, और यह दरार, यह छोटी सी दरार क्या हो जाएगी, बड़ी दरार में बदल जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, बड़ी दरार बन जाएगी, और इस बड़ी दरार को कहा जाता है रिफ्ट वैली, दरार घाटी। देखिए इन्हीं बाउंड्रीज से हमें पता चलेगा कहाँ पर कैसे कौन सी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं, जैसे आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर भी क्या बनती है, एक रिफ्ट वैली बनती है, आपकी रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो जब भी आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखोगे, जो आपको ये वाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिखेगी आपको, यहाँ पर एक दरार के रूप में एक दरार सी दिखाई देगी। तो इस दरार का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या है, जो कन्वेक्शनल सेल की राइजिंग लिम्ब है, तो उसी के कारण यहाँ पर क्या है, ये दरार और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस तरह से ये दरार बनती जाती है आपकी। अगर अब भी कन्वेक्शन सेल ना रुके नीचे, और भी ज़्यादा चलते रहें, तो फिर क्या होगा। तो अगर अभी भी कन्वेक्शन सेल सक्रिय रहते हैं और बीच वाला भाग कट जाएगा, और महाद्वीप दो टुकड़ों में एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और बीच की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाती है। खाली होने के बाद नीचे से वही मैग्मा बाहर आएगा, बेसाल्ट के रूप में मैग्मा उस स्थान पर जम जाएगा और क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा। और उस भाग में, क्योंकि महाद्वीपों से नीचा भाग है, इधर उधर महासागरों से पानी आकर उस भाग में भर जाएगा, और वहाँ पर निर्माण होता है एक सागर का। तो इस तरह से वहाँ पर किसका निर्माण होता है, सागर का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका रेड सी, ये वाला, जैसे यहाँ पर ये सागर है, ये क्या है, ये आपका इसी तरह से बना हुआ सागर है।
कि पहले क्या था, जो ये अरब प्रायद्वीप है ये कहाँ था, इस भाग से जुड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिम्ब थी, तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर झटके आए, पतली सी दरार बनी। उसके बाद झटके चालू रहे, यहाँ पर वो क्या हो गई, दरार और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसके बाद और भी ज़्यादा कन्वेक्शनल सेल एक्टिव रहे, तो क्या हुआ, वो बीच वाला भाग क्या हुआ, टूट गया और ये वाला टुकड़ा इस तरफ चला गया, ये वाला टुकड़ा इस तरफ चला गया। अब बीच में क्या हुआ, बीच में नीचे से मैग्मा बाहर आया और इस वाले भाग में नीचे जम गया। जमने से इसकी नीचे की क्रस्ट का निर्माण हो गया। उसके बाद जो आसपास के महासागरों में से इस वाले स्थान पर पानी आकर भर गया और इसी से यहाँ पर एक सागर का निर्माण हो गया। अगर कन्वेक्शन सेल अब भी ना रुकें, इसके बाद भी अगर यही पोजीशन चलती रही तो क्या होगा, फिर भी अगर समन्वय धाराएं सक्रिय रहती हैं तो यह सागर और भी ज़्यादा फैलता जाता है और बीच में जो बेसाल्टिक इरप्शन हुआ था, नीचे से जो बेसाल्ट के रूप में मैग्मा बाहर आया था, उससे वहाँ पर क्या बन जाएगी, मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो जाएगा और धीरे धीरे फैलता हुआ वह भाग क्या बन जाएगा, महासागर बन जाता है। तो देखिए पहले क्या था, बीच में एक ये हमारा कोई कॉन्टिनेंट था, बीच में क्या था, पहले एक दरार आई थी, हल्के भूकंप के झटके थे। उसके बाद क्या हुआ, कन्वेक्शनल सेल और भी ज़्यादा एक्टिव रहे, तो ये दरार क्या हो गई, बड़ी हो गई और दरार बड़ी होने से यहाँ पर क्या बन गई, एक रिफ्ट वैली दरार घाटी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, कन्वेक्शनल सेल और भी ज़्यादा एक्टिव रहे और भी ज़्यादा एक्टिव रहने के कारण क्या हुआ, बीच में से ये भाग, ये कॉन्टिनेंट क्या हो गए, दो टुकड़ों में टूट गई। ये वाला टुकड़ा इस तरफ जाने लगा, ये वाला टुकड़ा इस तरफ जाने लगा। नीचे से मैग्मा आया, जो बीच वाला टूटा हुआ भाग था इसकी तली में जमा हो गया, इसकी क्रस्ट का निर्माण कर दिया। उसके बाद महाद्वीपों से नीचा भाग था, तो आसपास के क्षेत्रों से पानी आकर इस क्षेत्र में भर गया और यहाँ पर निर्माण हो गया एक सागर का। उसके बाद भी अगर कन्वेक्शनल सेल एक्टिव रहते हैं नीचे वाले भाग में, तो क्या होता जाएगा, यहाँ पर और भी ज़्यादा मैग्मा निकलता जाएगा, जमा होता जाएगा और वो क्या करेगा, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसको एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर भेजता जाएगा और धीरे धीरे सागर किस में बदल जाएगा, आपके महासागर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सारे के सारी जो लैंडफॉर्म है इनका निर्माण होता है आपका अगर कन्वेक्शनल सेल की राइजिंग लिम्ब महाद्वीपों के नीचे हो आपकी। अगर महासागरों के नीचे हो तो वहाँ तो बनेगी आपकी मिड ओसेनिक रीज, मध्य महासागरीय कटक। अगर महाद्वीपों के नीचे हो तो वहाँ पर दरार आ सकती हैं, रिफ्ट वैली दरार घाटी बन सकती है, महाद्वीपों के बीच में कहीं पर भी सागरों का निर्माण हो सकता है। धीरे धीरे जो आपके महाद्वीप के भाग हैं, अगर टुकड़े टूट गए हैं तो वो धीरे धीरे उससे दूर चले जाएंगे और उसके बीच में बड़े महासागर का निर्माण हो सकता है। दूसरी बात करते हैं अभिसारी सीमा की, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट्स। और इनसे टकराने से जो बाउंड्री बनती है वही क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनती है। ये कब होगी कि दो प्लेटें एक दूसरे के निकट, निकट कब आएंगी, जब हमारी प्लेट्स के नीचे कौन सी, डिसेंडिंग लिम्ब होगा। कौन सा होगा, डिसेंडिंग लिम्ब होगा, तो दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी। देखिए सबसे पहले पढ़ी है हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या था, डाइवर्जेंट बाउंड्री में ये था कि एक दूसरे से इस डायरेक्शन में जा रहे थे। इस डायरेक्शन में जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ जो ऊपर क्रस्ट है इसके ऊपर इसने प्रेशर डाला और इस क्रस्ट को दो भागों में तोड़ दिया, तो ये वाला भाग इस डायरेक्शन में जाने लगा और ये वाला भाग इस डायरेक्शन में जाने लगा। ये थी आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जिसे आप कह सकते हैं अपसारी सीमा। अब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, कि जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे की, ये वाली, यहाँ पर ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर ये प्लेट एक दूसरे के आमने सामने जा रही है। यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या डायरेक्शन थी, ये थी, यहाँ पर ये डायरेक्शन है
नीचे की तरफ मतलब डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे की तरफ तो डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ राइजिंग लिम्ब। तो जो राइजिंग लिम्ब है, ऊपर उठता हुआ भाग है इन कन्वेक्शनल करंट का, वहाँ तो बनती है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। और जो नीचे एक दूसरे की तरफ जाता हुआ भाग है, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाती हैं, वो वाला कहलाता है आपका अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के कन्वर्ज या एक दूसरे के नज़दीक आ रही होती हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। तो इस टक्कर के कारण क्या होगा, इस टक्कर के कारण यहाँ पर देखिए, ये आपका क्रस्ट है ऊपर वाला, तो इसमें से क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी वो तो नीचे धंस जाएगी, और जो हल्की प्लेट है वो उसके ऊपर रह जाती है। ये डायरेक्शन होती है। यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, यहाँ पर प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जहाँ पर पास आएंगी वहाँ पर एक दूसरे से टक्कर होगी, और टक्कर होने से क्या होगा, एक प्लेट जो भारी है वो तो नीचे उसका कोलिजन हो जाएगा, नीचे चली जाएगी, सॉरी सबडक्ट हो जाएगी, और जो हल्की है वो उसके ऊपर रह जाएगी आपकी। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, तो इससे कौन सी बाउंड्री का निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का या अभिसारी सीमा का। तो देखिए, जो अभिसारी सीमा है इसमें भी तीन प्रकार से टक्कर होती है, तीन प्रकार से टक्कर होती है। पहली होगी आपकी कि ओसेनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, कि एक तरफ कौन सी है, एक तरफ है आपकी ओसेनिक प्लेट, जो ये वाली, ये ब्लू कलर ये वाली है ओसेनिक प्लेट, कि आपकी महासागरीय प्लेट है। दूसरी तरफ कौन सी है, ये वाली है आपकी महाद्वीपीय प्लेट, कि एक तरफ ओसेनिक प्लेट है आपकी और दूसरी तरफ है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो दो तरह की प्लेट में अगर एक दूसरे से अभिसरण हो या कन्वर्जेंट हो, तो उस टाइम पे क्या बनेगा आपका, तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं, कि कन्वेक्शनल सेल की राइजिंग लिम्ब कहाँ पर है, इस टाइम पे कन्वेक्शनल सेल की राइजिंग लिम्ब ऐसे है, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब ऐसी है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं दोनों की दोनों। तो इन दोनों में से जो आपकी महासागरीय क्रस्ट है, जो महासागरीय क्रस्ट है वो बनती है बेसाल्ट से, बेसाल्ट पदार्थों से बनती है। बेसाल्ट क्या हैवी है। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो बनती है आपके ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट कैसे पदार्थ हैं, वो हल्के पदार्थ हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो भारी प्लेट होगा, भारी पदार्थ नीचे दब जाता है, हल्का ऊपर उठ जाता है। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो इन दोनों के बीच में टक्कर होती है। तब जो हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट कौन सी है आपकी, हल्की प्लेट है महाद्वीपीय, वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। और जो भारी प्लेट है वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, इसके नीचे धंस जाएगी, सबडक्ट हो जाती है। तो वह स्थान जहाँ पर प्लेट धंसती है उसे क्या क्या कहा जाता है, इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है, सबडक्शन जोन कहा जाता है। यहाँ पर जो प्लेट नीचे धंसी है ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, सबडक्शन जोन कहलाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब एक तरफ है महासागरीय प्लेट, एक तरफ है महाद्वीपीय प्लेट, जब इन दोनों के बीच में टकराव हो, ये वाली इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में, कि एक दूसरे के आमने सामने की डायरेक्शन में चल रही है, तब जो हम देखते हैं कि जो ओसेनिक क्रस्ट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बनी हुई है आपके बेसाल्ट से। और जो महाद्वीपीय भाग हैं वो बने हुए हैं आपके ग्रेनाइट नामक चट्टानों से। जो बेसाल्ट है वो हैवी है, जो ग्रेनाइट हैं वो हल्की हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो इनमें से जो भारी है, भारी कौन सी हो गई आपकी, महासागरीय हो गई। तो भारी कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ, और जो हल्की है वो उसके ऊपर रह जाती है। तो वह स्थान जहाँ पर प्लेट नीचे धंसती है उसे क्या कहा जाता है, सबडक्शन जोन कहा जाता है। और नीचे जाकर क्या होता है, नीचे जाकर महासागरीय क्रस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाकर
नीचे जाकर ये महासागरीय क्रस्ट क्या हो जाती है, टूट जाती है, और टूटने के बाद यहाँ पर क्या हो जाती है, इसमें पिघल जाती है, क्योंकि नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल में क्या है, ये वाला आपका दुर्बलता मंडल है नीचे क्रस्ट के बिल्कुल। कैसी अवस्था में है, सेमी लिक्विड सेमी मोल्टन अवस्था में है। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, अवशिष्ट ताप पाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। तो जो ओसेनिक क्रस्ट का जो भाग नीचे गया जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होने लगेगा, यहाँ पर पिघलना शुरू कर देगा ये। तो इसी कारण अभिसारी किनारों को क्या कहा जाता है, विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। विनाशात्मक क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी प्लेट का विनाश हो रहा है। देखिए जो अपसारी पड़ी थी हमने, डाइवर्जेंट बाउंड्री पड़ी थी, उसमें क्या हो रहा था, नया निर्माण हो रहा था, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज या रचनात्मक किनारे कहा जाता है। लेकिन जो आपकी अभिसारी है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लेट का नीचे जाकर वो ख़त्म हो रही है, नाश हो रहा है, तो इसलिए इन्हें विनाशात्मक या डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहा जाता है। तो पिघलने के बाद क्या होता है, पिघलने के बाद नीचे, यहाँ पर नीचे वाले भाग में क्या, यहाँ पर मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो ये पिघली हुई चट्टानें हैं, ये पिघली हुई चट्टानें क्या कोशिश करेगी, ऊपर वाले भाग की तरफ आने की कोशिश, क्योंकि मैग्मा की मात्रा बढ़ गई है, तो ये ऊपर वाले भाग पर प्रेशर लगाएंगी। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, क्योंकि महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे जाकर पिघली है, तो महाद्वीपीय क्रस्ट पर क्या होगा, ये बाहर आने की कोशिश करेंगे, और यह किसके रूप में बाहर आएंगे, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आती हैं। और महाद्वीपीय भाग पर किसका निर्माण होगा, वोल्केनिक माउंटेन रेंज का, ज्वालामुखी जो पर्वत श्रृंखलाओं का, वहाँ उनका निर्माण वहाँ पर हो जाता है आपका। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपके पर्वत हैं, जैसे रॉकी पर्वत हो गए, एंडीज पर्वत हो गए, एटलस पर्वत हो गए, पर्वतमालाएं हो गई, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये इसी तरह से जब महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसी वजह से महासागरों के किनारों पर आपकी इतनी लंबी लंबी पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। तो देखिए रॉकी एंडीज की बात करें, तो जो ये वाला भाग है आपका, ये वाला भाग है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर आपकी रॉकी माउंटेन रेंज है। क्यों, क्योंकि ये वाली आपकी उत्तर अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट है, ये वाली आपकी कौन सी प्लेट है, ये वाली आपकी पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट है। प्रशांत महासागरीय कौन सी हुई आपकी, महासागरीय, उत्तर अमेरिकी महाद्वीपीय है। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, महासागरीय नीचे चली गई, महाद्वीपीय ऊपर रह गई, नीचे जाकर महासागरीय टूट गई, टूटने के बाद मैग्मा में बदल गई, और वो मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोटों के रूप में यहाँ पर बाहर आता है, और ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये हो गई आपकी रॉकी। उसके बाद अगर एंडीज़ की बात करें, तो एंडीज पाई जाती है आपकी दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर इस तरह से ये पाई जाएंगी एंडीज पर्वतमाला। तो यहाँ पर क्या, एक नज़का प्लेट है, यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ये प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं, छोटी प्लेट है, इन दोनों के बीच में है। तो क्या होता है, जो ये आपकी ओसेनिक प्लेट है, नज़का प्लेट, ये नीचे जाएगी, जो अमेरिकन प्लेट ये थोड़ा ऊपर रहेगी, नीचे जाकर ये टूट जाएगी, वही उसी तरह से मैग्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और वो बाहर वाले भाग में निकलेगा ज्वालामुखी के रूप में, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। अन्य है जैसे यहाँ पर एक एटलस है, यहाँ पर जो एटलस बने हुए हैं, एटलस पर्वत हैं। तो इस तरह से इन पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों में कन्वर्जेंट होता है। तो दूसरा, अगर दो महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तब क्या होता है, तो जब दो महासागरीय प्लेटों के बीच में अभिसरण होता है, तो उनमें से जो भारी प्लेट होगी वह कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी। देखिए वैसे तो दोनों महासागरीय प्लेट क्या है, बेसाल्ट की बनी हुई हैं, अतः दोनों ही भारी हैं। पहले वाली में क्या था, अलग अलग डायरेक्शन थी, एक तरफ थी आपकी महासागरीय, एक तरफ थी महाद्वीपीय, तो उनमें एक हल्की भारी थी। लेकिन यहाँ पर दोनों महासागरीय प्लेटें हैं, दोनों बेसाल्ट से बनी हैं, दोनों भारी हैं। लेकिन इनमें से जिस प्लेट की लेंथ ज़्यादा होगी वह दूसरी प्लेट से भारी होती है। तो जो
बाहरी प्लेट होगी वो क्या जाएगी, नीचे चली जाएगी। नीचे जाकर प्लेट टूट जाएगी और मेंटल में पिघल जाएगी। पिघलने से वहाँ पर क्या, मैग्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वह दूसरी प्लेट को तोड़कर बाहर आने लगती है। तो दूसरी महासागरीय क्रस्ट पर जैसे महाद्वीपों के नीचे से बाहर आया था, वैसे ही महासागरीय क्रस्ट में भी मैग्मा बाहर आएगा और बाहर आकर जमा हो जाएगा। और एक के बाद वह इतना जमा हो जाएगा कि वह वाटर लेवल से ऊपर उठ जाएगा और वहाँ पर द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो जो इस प्रकार से वोल्केनिक आइलैंड अर्क बनता है कि देखिए वहाँ पर कोई एक द्वीप नहीं बनेगा, बल्कि जहाँ जहाँ तक वो बाउंड्रीज है वहाँ पर एक द्वीपों की चैन बन जाती है, पूरी की पूरी एक लाइन बन जाती है। और इस तरह की जो इस प्रकार जहाँ तक प्लेट की बाउंड्री है वहाँ तक एक आइलैंड अर्क बन जाती हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, उसके क्षेत्र में पाए जाने वाले जो आपके द्वीप समूह हैं, जैसे यहाँ पर कुछ छोटी प्लेटें हैं, फिलीपींस हो गई, कैरोलिन हो गई, तो ये वाली प्लेटें, तो इनके नीचे क्या होता है, जो आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो नीचे चली जाती है, बड़ी है ये छोटी है, तो उसके अंदर से क्या होता है, जो आपके उसके बाद इन प्लेटों के अंदर की तरफ क्या बन जाते हैं, आपके द्वीप, छोटे छोटे अनेक सारे द्वीप बन जाते हैं। तो तीसरी है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री हो, अभिसारी सीमा हो, तब क्या होता है। तो जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो उनमें क्या होती है, एक दूसरे से टक्कर होती है कि ये वाली और ये वाली दोनों महाद्वीपीय प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, उनमें क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाती है। तो उनमें से कोई भी प्लेट नीचे नहीं धंसती क्योंकि दोनों का घनत्व क्या है, एक समान है। तो उनके बीच के अवसाद में क्या है, वलन पड़ जाते हैं और वो टूट जाते हैं और ऊपर की ओर उठ जाती है। देखिए अगर साइज़ की बात करें, अगर यहाँ भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी से ज़्यादा बड़ी है तो क्या हो जाएगी, जो बड़े वाली है वो छोटे वाले के नीचे थोड़ा सा सबडक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा होगी, लेकिन नीचे जाकर पिघलेगी नहीं, उसका कोई भी भाग टूटेगा नहीं, वो एस्ट्रोनोस्फीयर में नहीं जाएगी, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे चली जाएगी और दूसरे वाले को क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर उठा देती है। अगर दोनों तो उठ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो भी सेडिमेंट है, जो भी चट्टानें हैं, जो भी मिट्टी है, वो क्या हो जाएगा, उसमें वलन पड़ जाएंगे, वो एक दोनों प्लेटों के बीच में एकदम से बीच में आ जाएगा, वलन पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे और टूट कर कहाँ उठ जाएंगे, ऊपर की ओर, उसमें उठाव हो जाएगा, इस तरह से ऊपर की ओर वो उठने लगेंगे। तो इससे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होगा आपका फोल्ड माउंटेन, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है आपका। तो यहाँ पर किसी भी प्लेट का सबडक्शन नहीं होता क्योंकि कोई भी ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है, थोड़ा सा बस एक दूसरे के नीचे हैं, नीचे तो गई नहीं एस्थेनोस्फीयर में। तो इसी कारण माउंटेन रेंज में कोई भी ज्वालामुखी चोटी नहीं पाई जाती है आपको। ये पर्वत श्रेणियाँ महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में बहुत तेज भूकंप आते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज हो गई। जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं है, कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो आपकी स्थलमंडल जो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे पे प्रेशर लगा रही हैं और इसी प्रेशर के कारण वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे हिमालय पर्वत हो गया, आपका आल्प्स पर्वत हो गया। तो ये हैं आपके जब कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की तरफ टकराती हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार की आपकी टक्कर हुई। एक थी महाद्वीप महासागर के बीच में, पहली थी एक तरफ था आपका महाद्वीप, एक तरफ था आपका महासागर, महासागरीय प्लेट नीचे चली गई तो नीचे जाकर पिघल गई, पिघलने के बाद मैग्मा बाहर आया और महाद्वीपीय भाग के किनारों पर जमा हो गया और आपके इसी तरह से ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। दूसरी में क्या हुआ था, दूसरी में दोनों महासागरीय प्लेट थी, ये वाली महासागरीय प्लेट, ये वाली महासागरीय प्लेट, दोनों में से जो लंबी थी वो क्या हो गई, नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद वही पिघल गई, मैग्मा बाहर आया और महासागरों के अंदर ही एक द्वीपों की श्रृंखला का निर्माण हो गया जिसे आइलैंड अर्क कहा जाता है। तीसरी वाली पोजीशन ये थी जब दो महाद्वीपीय जो क्रस्ट थी या महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की तरफ आई थी, तो इनमें से जो ज़्यादा लंबी थी वो थोड़ी सी नीचे गई और दूसरे वाली क्या है उसके ऊपर उठ गई। थोड़ी नीचे गई, नीचे जाकर पिघली तो है नहीं, तो और इन दोनों प्लेट के बीच में जो भी चट्टान थी, जो भी मिट्टी थी, जो साथ जमा था, उसमें क्या हो गया, दोनों के बीच में आने से क्या तनाव हो गया,
और उसमें एकदम से वलन पड़ गई, ऊपर की तरफ उठ गया और टूट गया। उसके बाद ये इस पर प्रेशर लगाती रही है इस पे, और ये बीच वाला भाग और भी ज़्यादा ऊपर उठता रहा और इसी से बने आपके फोल्ड माउंटेन। तो ये थी 3 प्रकार से आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अब तीसरी बात करें, तीसरी होती है हमारी रूपांतर सीमा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सुरखती हैं, यहाँ पर न तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इन किनारों को क्या कहा जाता है? रूपांतर किनारे कहा जाता है। कि यहाँ पर जो प्लेट हैं एक दूसरे के आसपास से एक क्षैतिज अवस्था में निकल जाती है, कि यहाँ पर क्या ना तो ये वाली पोजीशन एक दूसरे में टक्कर हो रही है, टक्कर होती एक नीचे जाती, यहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण होता। अगर एक दूसरे से दूर जाती तो क्या होता? नीचे से मैग्मा बाहर आता, यहाँ पर क्रस्ट का निर्माण हो जाता। तो यहाँ पर तो ऊपर वाले में क्या था? यहाँ तो विनाश हो रहा था, प्लेट टूट रही थी, यहाँ पर क्या था? नया निर्माण हो रहा था। लेकिन इस वाले में क्या है? ये इधर से निकल गई, ये इधर से एक दूसरे के आसपास से निकल रही है। तो यहाँ पर न तो निर्माण हो रहा है और न ही यहाँ पर विनाश हो रहा है। इस तरह के जो किनारों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रूपांतर किनारे। तो जैसे उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में सैन एंड्रियाज भ्रंश है, जो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न साइड में आपका सैन एंड्रियाज फॉल्ट है। ये वाला जो हिस्सा है आपका सैन एंड्रियाज फॉल्ट, यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें क्या रूपांतर सीमा बनाती हैं एक दूसरे के, ये वाली, क्योंकि ये इस वाले भाग में क्या क्रैक आ गए हैं और क्रैक आने के कारण ये बड़ी प्लेट, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी प्लेटें बन गई हैं। और ये जो नॉर्थ अमेरिका वाली वो इस तरफ से जा रही है और जो पैसिफिक वाली है वो इस तरफ से मूवमेंट कर रही है। तो इसके कारण क्या यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बन रही है। तो देखिए इस भाग में निर्माण और विनाश नहीं होता, लेकिन कभी यहाँ पर भूकंप महसूस किए जाते हैं, क्योंकि इस तरह से जाती हुई प्लेटों के क्या किनारे फंस जाते हैं, किनारे हैं एक दूसरे से रगड़ खाते चलते हैं, उस टाइम भी भूकंप आते हैं, या एक दूसरे में फंस जाएं तो एकदम झटके से बाहर निकलते हैं, तो इस टाइम यहाँ पर भूकंप महसूस किए जाते हैं। तो ये थी आपकी 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज। तो इस मैप पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या बना था? यहाँ पर रॉकी माउंटेन था, यहाँ पर एंडीज माउंटेन था, देखिए रॉकी माउंटेन एंडीज माउंटेन था, यहाँ पर था सैन एंड्रियाज भ्रंश है ये वाला आपका। उसके बाद हिमालय, यहाँ पर बना था आपका हिमालय, क्योंकि नीचे से कौन सी थी? ये इंडियन प्लेट थी, ऊपर से यूरेशियन, दोनों महाद्वीपीय प्लेटें टकरा रही हैं और इस वजह से यहाँ पर बीच में जो अवसाद था उसमें वलन पड़ गई और यहाँ पर निर्माण हुआ था आपके हिमालय का। उसके बाद यहाँ पर आल्प्स पर्वत का निर्माण ऐसे ही हुआ है, इधर उधर की प्लेटों में टक्कर हुई है। तो ये थे आपकी प्लेट बाउंड्रीज। उसके बाद बात करते हैं प्लेटों की प्रवाह दरों की, कि रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो देखिए जो मध्य महासागरीय कटक थी उसमें से जो भी मैग्मा निकल रहा था वो अलग अलग रूप से बिछता जा रहा था। तो उससे क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ पाई गई वहाँ पर, कि जो हमारे चुंबकीय ध्रुव है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शन की पट्टियाँ पाई गई चट्टानों की। तो वह प्लेटों की दरों को समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई, कि उनकी सहायता से वैज्ञानिक ये समझ सके कि प्लेट कितनी मूवमेंट कर रही है। तो प्लेट की यह दरें क्या थी? अलग अलग थी। जैसे आर्कटिक कटक की प्रवाह दर है, जो आर्कटिक कटक है आपकी आर्कटिक महासागर के ऊपर की तरफ है, आर्कटिक महासागर की है। तो उसकी प्रवाह दर क्या है आपकी? सबसे कम है, वो है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष सरकती है वहाँ पर। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो जो आपका पूर्वी द्वीपों के निकट जो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसकी प्रवाह दर सबसे अधिक है, वो है आपकी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक। तो आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और जो पूर्वी द्वीपों के निकट जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की प्रवाह दर है वो है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनकी प्रवाह दरों में अधिक अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लेटों को संचालित करने वाले बल कौन कौन से हैं। तो देखिए जिस समय वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रस्तुत की थी उस समय वैज्ञानिकों का क्या विश्वास था? अधिकतर वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी क्या है? एक ठोस और गति रहित पिंड है और पृथ्वी क्या है? गति नहीं करती है। उसके बाद क्या आया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागरीय स्थल विस्तार की थ्योरी आई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। तो इन्होंने किस बात पर बल दिया? कि पृथ्वी का धरातल
और जो भूगर्भ है वो क्या है, दोनों ही स्थिर नहीं है बल्कि दोनों में ही गति होती है, कि जो पृथ्वी के ऊपर वाला धरातल ये भी इधर से उधर जाता है और जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग हैं वहाँ पर भी मूवमेंट होती है। तो प्लेट गति करती है, यह आज एक अकाट्य सत्य या सही तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट की नीचे चलती हुई चट्टानें वृत्ताकार रूप से घूम रही है। उष्ण पदार्थ धरती पर पहुंचता है, फैलता है, ठंडा हो जाता है और गहराई में जाकर फिर से नष्ट हो जाता है। यही चक्कर बार बार चलता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। तो क्या माना वैज्ञानिकों ने कि जो ऊपर वाला भाग है, जो स्थलमंडल है, ये ऊपर वाला भाग क्या है आपका, स्थलमंडल है। स्थलमंडल महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये नहीं है कि इसमें महाद्वीप महाद्वीप है, महासागर महासागर हैं। तो जो ये आपका स्थलमंडल है, इस तरह से देखिए अलग अलग। तो इस स्थलमंडल के नीचे क्या है, जो आपकी चट्टानें वृत्ताकार रूप से घूम रही है। चट्टानें किस तरह से घूम रही हैं, आपकी चट्टानें वृत्ताकार तरह से घूम रही है। इनमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। इस तरह से वृत्ताकार रूप से ये चट्टानें घूम रही हैं आपकी। ये वाली इस तरफ गई, इस तरह से वृत्ताकार रूप से ये चट्टानें घूम रही हैं। तो इससे क्या होता है, तो वृत्ताकार रूप से घूमने के कारण क्या होता है, कहीं पर तो ये क्या करेंगी, एक धरातल को तोड़ेंगी, धरातल को तोड़ देंगी। धरातल को तोड़कर क्या हो जाएगा, ये मैग्मा बाहर आ जाएगा और इस वाले स्थान पर जाकर बिछना शुरू कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ बिछता जाएगा, फैलता है, ठंडा हो जाता है और फिर गहराई में जाकर नष्ट। तो क्या होगा, यहाँ पर बिछता चलेगा, इस तरह से बिछता जाएगा दोनों तरफ पे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इन दोनों की डिसेंडिंग लिम्ब है, तो यहाँ पर क्या, महासागरीय प्लेट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। और यही मैग्मा कहाँ पर चला जाएगा, दोबारा से नीचे चला जाता है और क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। नष्ट होकर क्या होगा, दोबारा से नीचे वाले भाग में मिल जाएगा, इसी मूवमेंट में फिर से आ जाएगा। फिर से यहाँ की डायरेक्शन होगी, जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर ये नीचे चला गया, यहाँ से फिर से घूमता घूमता दोबारा से इस भाग से ऊपर आएगा, दोबारा से यहीं से ख़त्म हो रहेगा और इस तरह से यह चक्कर बार बार चलता रहता है। और वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, संवहन प्रवाह या कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम माने गए हैं, कि पृथ्वी के अंदर जो ताप की उत्पत्ति होती है दो प्रकार, एक तो है रेडियोधर्मी तत्वों के अक्षय से, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनके जो वहाँ पर नष्ट होने से उनके तापमान में अंतर आ जाता है, तापमान में अंतर करना वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा था आपका अवशिष्ट ताप। तो इन दोनों वजह से पृथ्वी के अंदर ताप उत्पत्ति होती है। तो जैसे आर्थर होम्स ने 1930 में विचार का प्रतिपादन किया था, उसके बाद हैरी हैस ने जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग सागरीय तल विस्तार अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इन तरह से, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दृढ़ प्लेटें क्या हैं, दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है जो प्लेटों को प्रवाहित करती रहती हैं। ये था आपका प्लेटों को संचालित करने वाले बल, आपका कौन सा है, संवहन प्रवाह है, मुख्यतः इसी को माना जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय प्लेट का संचलन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय प्लेट का संचलन, की भारतीय प्लेट कैसे मूवमेंट किया है भारतीय प्लेट ने। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय प्लेट की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है भारतीय प्लेट। तो अगर हम इंडियन प्लेट की बात करते हैं तो देखिए भारतीय प्लेट, ये वाली बाउंड्री देखिए, कलर और चेंज करते हैं। तो देखिए जो ये वाली, देखिए ये वाली जो बाउंड्री चल रही है,
ये अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ वाली बाउंड्री ये कौन सी है आपकी, जो हम खींच रहे हैं इसके अंदर की तरफ वाली बाउंड्री देखिए रेड कलर के अंदर की, तो ये वाली कौन सी है, ये वाली है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक ही प्लेट के भाग हैं, ये कहलाती है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जो भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय मतलब भारत का कौन सा जो दक्षिण वाला भाग शामिल था, पहले ये वाला भाग था भारत का, ये इस तरह से एक प्रायद्वीप था। प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये शामिल है। तो जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, यहाँ पर निर्माण हुआ है आपके हिमालय माउंटेन रेंज का, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला जो सबडक्शन जोन है भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, जो किसका उदाहरण है आपके कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का, कि इस तरफ से भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इस तरफ से भी ये कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कॉन्टिनेंटल अभिसरण क्षेत्र का ये एक उदाहरण है। ये है भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा। उसके बाद पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व में यहाँ पर म्यांमार में यहाँ पर पाई जाती है अराकान योमा पर्वतमाला। तो यह प्लेट अराकान योमा पर्वतमाला से होती हुई कहाँ, जावा खाई तक फैली हुई है। उसके बाद जावा खाई से आगे होती हुई ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में। ये पूर्व हो गया ना, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में होती हुई फैल जाती है। अगर पश्चिमी दिशा की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है पाकिस्तान में है किरथर श्रेणियाँ। किरथर श्रेणियों के साथ साथ यहाँ मकरान तट यहाँ से होती हुई लाल सागर में जाती है। उसके बाद चागोस द्वीप समूह है, इनसे होती हुई यह नीचे अंटार्कटिक जो आपकी कटक है उसमें जाकर मिल जाती है। तो दक्षिणी सीमा कौन बनाती है, दक्षिणी सीमा बनाती है इसकी अंटार्कटिक कटक। तो दोबारा से देखते हैं, उत्तरी सीमा यहाँ पर हिमालय पर्वत ने बनाई, पूर्वी सीमा यहाँ से अराकान योमा पर्वतमाला से होते हुए जावा खाई तक। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में फैली हुई है। अगर पश्चिमी दिशा की बात करें, पाकिस्तान में यहाँ पर है किरथर श्रेणियों से होती हुई मकराना तट है, यहाँ पर मकराना तट से होती हुई लाल सागर तक, ये लाल सागर है आपका। उसके बाद चागोस द्वीप समूह से होती हुई ये चली जाती है आपके नीचे अंटार्कटिक कटक तक। उसके बाद जो इसके दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिक कटक पाई जाती है। ये है आपकी इंडियन प्लेट की बाउंड्रीज, कहाँ कहाँ तक इंडियन प्लेट फैली हुई है। तो भारत क्या है, पहले क्या था, एक बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। तो भारत की स्थिति क्या कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक विशाल महासागर में यह स्थित था। तो बात करते हैं लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले यह क्या था, यहाँ पर एक टैथी सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग कर रहा था। तो भारतीय प्लेट जो आपकी यूरेशियाई या एशियाई प्लेट है उनके बीच में कौन सा सागर था, आपका टैथी सागर स्थित था। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, जो आपका पेंजिया टूटा था, हमने पढ़ी थी, ये वैगनर का था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कि पेंजिया था, 2 टुकड़ों में टूटा आपका। एक तरफ हो गया आपका अंगारा लैंड, दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड टूटा, तो बीच में कौन सा सागर आ गया था, टैथी सागर आ गया था आपका। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ और तब भारत ने किस दिशा में सरकना शुरू किया, उत्तर दिशा में सरकना शुरू किया। भारत पहले दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था आपका, लगभग अफ्रीका के आसपास की लोकेशन थी। तो आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप दक्षिण में कहाँ था, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था। देखिए 22.5 करोड़ वर्ष पहले क्या था, टैथी सागर इसे एशिया से लग कर रहा था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, पेंजिया में विभाजन हुआ और भारत किस दिशा में चलना शुरू कर दिया, उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया। लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप कहाँ स्थित था, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। तो जो तिब्बत खंड था, तिब्बत है ना जो आज हम पढ़ते हैं तिब्बत, तो तिब्बतीय खंड एशियाई स्थल खंड के बिल्कुल पास में ही स्थित था वहाँ पर। तो लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की स्थिति मानचित्र में दिखाई गई है कि जो 7.1 करोड़ वर्ष पहले भारत यहाँ था
उसके बाद 5.5 करोड़ वर्ष बाद यहाँ चला गया, उसके बाद विषुवत रेखा पर चला गया, उसके बाद 3.8 करोड़ वर्ष पहले यहाँ चला गया, 1.8 करोड़ वर्ष पहले यहाँ चला गया, और वर्तमान में जिस डायरेक्शन में आ जाए यहाँ पर चला गया। ऊपर आपकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये यूरेशियाई प्लेट है ऊपर की तरफ। तो लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले जब भारतीय उपमहाद्वीप भूमध्य रेखा के निकट था, कब की बात कर रहे हैं, लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले की। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ पर आ गया, ये आ गया आपका भूमध्य रेखा के निकट, इस वाले एरिया में आ गया, ये 6 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो जब भारतीय, तो यहाँ पर एशियाई प्लेट की तरफ यह प्रवाह कर रहा था, तब एक प्रमुख घटना घटी थी। वो घटना की थी आपकी लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना, कि यहाँ पर एक हॉटस्पॉट वोल्केनो था। हॉटस्पॉट मतलब एक पाइपनुमा ज्वालामुखी होता है, जहाँ से डायरेक्ट नीचे से मैग्मा कंटिन्यू बाहर आता रहता है। तो क्या हुआ, जो भारतीय प्लेट है उसका ये वाला भाग, भारतीय प्लेट का जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, उस हॉटस्पॉट वोल्केनो के ऊपर आ गया, और ऊपर आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, लावा का जमाव होता रहा, और इसी से यहाँ पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। महाराष्ट्र वगैरह वाले एरिया में क्या काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी के जो चट्टानें उनके टूटने से होता है। और यहाँ पर इसी समय पर किसका निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। लंबे समय तक ये प्रोसेस जारी रही। तो जो लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले एशिया, भारत कहाँ किससे टकराया, भारत जाकर टकराया आपके एशिया से। ऊपर एशियाई प्लेट थी, इससे जाकर भारत टकरा गया। और लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हो गई, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही है आपकी। तो एक बार दोबारा देखते हैं, जैसे क्या था, भारत द्वीप था, ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर विशाल महासागर में था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले टैथीसागरी से एशिया महाद्वीप से अलग कर रहा था। 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया में विभाजन हुआ और भारत उत्तर दिशा में सरकना आरंभ हुआ। तो लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले भारत की स्थिति थी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था। जो तिब्बत था वो एशियाई स्थलखंड के बिल्कुल पास स्थित था। उसके बाद लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले की स्थिति मानचित्र में दिखाई गई है आपकी, कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से काफ़ी दक्षिण में भारतीय प्लेट की स्थिति थी, कि यहाँ पर था भारत लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले जब भारतीय उपमहाद्वीप भूमध्य रेखा के निकट आया, तो कहाँ पर आ गया भारतीय उपमहाद्वीप, इसके आसपास आया, लगभग ये वाली डायरेक्शन, लगभग 5.5 से 6 करोड़ वर्ष पहले। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हॉटस्पॉट ज्वालामुखी था, उसके ऊपर भारतीय प्लेट आ गई, और यहाँ पर दक्कन ट्रैप का निर्माण होना शुरू हो गया। और महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में, कुछ मध्य प्रदेश वाला, कर्नाटक वाले थोड़े बहुत एरिया में, तो यहाँ पर इसी वजह से काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वो ज्वालामुखी, जो लावा प्रवाह था इस भाग के ऊपर हो गया था। क्योंकि वैसे तो इस भाग में भारत में कहीं भी कोई ज्वालामुखी है ही नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी से बनने वाली काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, जो आपका भारत है वो एशिया से जाकर टकरा गया, और लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और उसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हो गई। और वैज्ञानिकों का मानना है यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ सरक रही हैं, और इसी वजह से जो हिमालय के क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जाते हैं। तो इसी के साथ आपका 4 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।